खत्म करना है यार। वो बार्टर कर दिया था? कर देना चाहिए, बताया था कर देना चाहिए, तो कर देना। देखो यहाँ पे ये हम लोगों ने कर दिया था, यहाँ पे फाउंडर इफेक्ट तक हो गया था ना। यहाँ तक करवाया था ना, ये पूरा हुआ था नीचे का, तो धीरे धीरे आप करवा देते हैं। हम लोग यहाँ पे कर रहे थे आरडीबीएम प्रिंसिपल, नहीं आरडीबीएम प्रिंसिपल में बताया था एक फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। आ जाओ, हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ ठीक है, यहाँ ना, हाँ microbial experiment shows that the pre-existing advantageous mutation when selected will result in the observation of new phenotype। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो pre-existing advantageous mutation है, इन म्यूटेशन दोनों होते हैं, फायदेमंद भी होता है और नुकसानदेह भी होता है, जैसे कि डार्विन ने बताया था। नहीं, डार्विन ने बताया था कि स्लो म्यूटेशन होता है, जबकि इगोडोर ने बताया था फास्ट म्यूटेशन होता है। फिर वो म्यूटेशन जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, तो वो आगे चल के हमारे उसमें अगले जनरेशन में भी जाता है। ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन द स्पेशिएशन, और कुछ समय बाद आपको दिखने लगता है कि ये बिल्कुल नई जात का फॉर्मेशन बताया था हमने। यहाँ पे कोई आदमी यहाँ जाता है ऑस्ट्रेलिया और 3-4 जनरेशन के बाद उसकी वापस आती है इंडिया में, तो वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है, ऐसा लगता है कोई नई स्पीसीज आ गया है। नहीं, तो नया इसमें नेचुरल सिलेक्शन इज प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। आप करेंगे जो ये जो वेरिएशन होते हैं, ये अगर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होने के बाद वो सर्वाइव अगर कर गया तो उसके प्रोजेनी क्या होते हैं, ज्यादा होंगे, है ना, ज्यादा होंगे। A critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis are due to gene flow or genetic drift result in change frequency of gene and alleles in the future generation। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो पीछे बताया था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p इसकी बात कर रहे हैं, इक्वल टू 1 आया था, वही कह रहे हैं यहाँ पे म्यूटेशन किसी वजह से हो सकता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बताया था यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, ठीक है, या हो सकता है जीन फ्लो की वजह से होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरी फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे बदल जाएगी, इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, 1 की वैल्यू कम हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी बात कह रहे हैं कि कपल्स टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू द स्टेबलाइजेशन एंड विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर। कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उससे क्या स्टेबलाइजेशन आता है, विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर्स मीन कैरेक्टर। मीन मतलब मीडियम साइज, याद करिए ये ग्राफ बताया था, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, मीडियम साइज वाले की। तो नेचर भी चाहता है कि मीडियम साइज के लोग नेचर में ज्यादा रहें। हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा लंबे लोग होंगे ना ज्यादा छोटे लोग होंगे, कैसे होंगे, मीडियम साइज। तो नेचर भी यही चाहता है कि मीडियम साइज के लोग ज्यादा रहें, और अगर ऐसा होता है तो कहेंगे ये स्टेबल है। दूसरी बात कह रहे हैं डायरेक्शनल चेंज, मोर इंडिविजुअल एक्वायर्स वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर, किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और डिसरप्शन मतलब जो होता है कि जो मीडियम साइज के लोग हैं उनकी नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए। रिक्वायर्स पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये हम लोग बात करें यहाँ पे। तो कहने मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। अगला हमारे पास क्या है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन है, क्या है डीएनए चेंज, हाँ मतलब वही तो है, म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो म्यूटेशन होता है डीएनए में, जो चेंज होता है उसी में म्यूटेशन होगा, बस है कुछ, उसी में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन में 4-5 फैक्टर बताए थे, उसमें किसी में चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाएगा और नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से आता है, देखो यहाँ पे यहाँ बताया गया ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो। ये कह सकते हैं 2 माया, 2000 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 2000 माया की बात कर रहे हैं। देखो एक माया सभ्यता आप पढ़ते ही है, देखो अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, यहाँ देखो 2000 मिलियन ईयर्स एगो माया द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड। पहला सेलुलर फॉर्म अपीयर्ड हुआ धरती पे 2000 मिलियन ईयर्स एगो। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ non-cellular aggregate of giant macromolecules could evolve into the cell with membranous envelope is not known. Some of these cells had the ability to release O2, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे O2 रिलीज होना शुरू हो गया था कब, 2000 माया में। उसमें कुछ यानी कि प्लांट आ गया था, यहाँ पे कौन आ गया था, प्लांट आ गया था, ठीक है, O2 रिलीज होना शुरू हो गया था। ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन रिलीज होना कब शुरू हुआ, क्या बताओगे, 2000
माया में आप आ जाओ जरा ग्राफ, फोटो बना हुआ जरा देखो, इसमें देखो तुम लोग सेटिंग करके आ रहे हो क्या है? यहाँ देख रहे एक बंदा नहीं था, चुप, झूठ बोल लड़की, कोई नहीं था यहाँ। ऊपर क्या कर रहे थे? ऊपर अभी मत जाओ, ऊपर फिर वापस आ गई, हमारी ऊपर भी जगह नहीं है। ठीक है, देखो जरा इसमें देख लो, कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बच्चे, जरा इसको देख लो। यहाँ पे एक पूरा ये डायग्राम दिया है इवोल्यूशन के बारे में, कैसे कैसे इवोल्यूशन यहाँ पे हुआ है। देखो डायग्राम्स क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, एक बार क्वेश्चन आया है कि रैनिया टाइप प्लांट जो है इनका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, तो बताएंगे ट्रैकियोफाइट इंसेस्टर से। किससे? ट्रैकियोफाइट इंसेस्टर से। यहाँ देखो तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो यहाँ पे इसे क्लोरोफाइट इंसेस्टर की बात कर रहे हैं। क्लोरोफाइट इंसेस्टर का मतलब है क्लोरोफिल कंटेनिंग इंसेस्टर। देखो इसकी दो ब्रांचिंग गई है, देखो एक ब्रांचिंग ये है और एक ब्रांचिंग ये गया है। तो क्लोरोप्लास्ट इंसेस्टर की दो ब्रांचिंग है, देखो एक ट्रैकियोफाइट इंसेस्टर बने से, और एक देखो कहाँ गया है, ये बन गया किसे? ब्रायोफाइट। क्या है? ब्रायोफाइट। तो इसकी दो ब्रांचें हैं, एक तो हो गया हमारा ब्रायोफाइट, ठीक है, सब सेटिंग किए हुए लग रहा है, हमें समझ में आ गया, सब सेटिंग करके बैठे, एक ही टाइम में निकलना है, पहुंचना है। यहाँ देखो ठीक है, तो यहाँ पे दो ब्रांच हो गए, देखो एक ब्रायोफाइट की जा रहा है और एक कौन सा? ट्रैकियोफाइट का जा रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ट्रैकियोफाइट की दो ब्रांचिंग है, देखो ये एक चला गया इधर, इसको बोलते हैं जोस्टेरोफाइलम। क्या? जोस्टेरोफाइलम। और दूसरा क्या देखो? रानिया टाइप प्लांट। क्या है? रानिया टाइप प्लांट। बेसिकली ये फॉसिल के फॉर्म में इस समय मौजूद है। रानिया कैसी है? फॉसिल प्लांट, जिन्होंने बीएससी किया होगा उसको पता होगा। ठीक है, रानिया टाइप प्लांट। अब देखो क्या है, जोस्टेरोफाइलम जो होता है आगे ही मॉडिफाइड हो गया है आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स में, जैसे लाइकोपोडियम कहाँ पड़ा था? टेडोफाइट में। किसमें? टेडोफाइट। ये ब्रायोफाइट हो गई, कहाँ जाएगा? टेडोफाइट में। जो स्टेरोफाइलम कहाँ गया? आर्बोरेसेंट यानी लाइकोपोड्स में, और यहाँ से कहा जाएगा हर्बेसियस लाइकोपोड्स में, यानी कि लाइकोपोड्स तो बने, ठीक है, आर्बोरेसेंट मतलब जो पेड़ जैसे बड़े बड़े, और यहाँ पे हर्बेसियस मतलब घास जैसे छोटे मोटे, ये बन गया किसमें? हर्बेसियस लाइकोपोड्स में। ठीक है, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ जाती। खैर तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब सब लग रहा है सिटिंग करके एक साथ पहुंचे। हमारा प्लान जानते हो क्या था? हम क्लास स्टार्ट करने में क्या, अकेले मैं खुद पढ़ूंगा खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है आज मैं अकेले अकेले पढ़ूंगा, ठीक है, देखो कोई बात नहीं है, क्योंकि अब करे देखो देखो उधर, ये तो सबसे पहले दो लोग आए है ना, कोई फायदा नहीं है, मैं ऊपर भी जगह नहीं मिल पा रहा, सोचो। अब कह रहे यहाँ पे ऊपर से ही भगा दिया गया लड़की को, देखो पाप इन कहीं की। देखो अब कह रहे हैं कि रानिया टाइप प्लांट जो है इससे क्या बने, देखो साइलोफाइटान। क्या? साइलोफाइटान, याद करिए, साइलोफाइटा, साइलोप्सिडा याद है? क्या थे साइलोप्सिडा? कहाँ पड़ा था? साइलोटम, टेडोफाइटन है, इसमें टेडोफाइटन। याद देखो यहाँ करे जो साइलोफाइटान, इसकी कई सारे ब्रांच है, देखो यहाँ पे एक जो ब्रांच सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोजिम्नोस्पर्म। क्या है? प्रोजिम्नोस्पर्म, ठीक है, यानी कि जिम्नोस्पर्म से ये बढ़िया है, सेटिंग है सबका लग रहा है 100%। यहाँ देखो प्रोजिम्नोस्पर्म, क्या है? प्रोजिम्नोस्पर्म। इसके बाद कौन है? देखो सीड फर्न। क्या है? सीड फर्न। पहली बात तो ये है, हाँ देखो देखो, पहली बात तो ये कि जो नाम लिखा है फर्न, लेकिन ये फर्न नहीं है, ये फर्न लिखा है कि फर्न नहीं है। फर्न कौन होते हैं? टेडोफाइट, लेकिन ये फर्न नहीं है। सीड फर्न का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म। क्या? जिम्नोस्पर्म, ठीक है, खासकर जिम्नोस्पर्म जैसे कह सकते हो। आप कह रहे कि जो ये सीड फर्म है, सीड फर्म की दो ब्रांचें गई, एक गया साइकेड यानी कि साइकस वाला, और एक गया किसमें? डाइकॉट मोनोकॉट, यानी कि कह सकते हो सीड फर्म बनाया गया है, तो एक साइकेड हो गया, यानी कि जिम्नोस्पर्म कह सकते हो ये, जिम्नोस्पर्म वाला। और ये कहाँ चला गया? एंजियोस्पर्म वाला कह सकते हो लगभग। अब एंजियोस्पर्म में कितनी ब्रांच है? देखो यहाँ पे डाइकॉट और मोनोकॉट, दो ब्रांचें हैं। तो सबसे लेटेस्ट प्लांट कौन हुए, डाइकॉट की मोनोकॉट? कौन है? मोनोकॉट और मोर एडवांस, मोनोकॉट और
मोर एडवांस, इसके बाद ये है ना, तो ग्लेटेस्ट कौन हुआ? एक बच्चा कल पैदा हुआ, एक बच्चा आज पैदा हुआ, तो फिर एडवांस कौन है? लेटेस्ट कौन सा है? आज वाला है। देखो यहाँ पे ये हो गया मोनोकाट ना, तो मोनोकाट क्या हो जाएगा? मोर एडवांस। क्या है? मोर एडवांस। आज जो प्लांट देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में चारों तरफ कौन दिखेगा आपको? मोनोकाट। डाइकाट के लिए पार्क जाना पड़ेगा, अम्बेडकर पार्क नहीं, वहां मिलेगा आपको साइकस टाइप के पार्क, कोनिफर है ना। तो ये कहने में बात करें मोनोकाट और डाइकाट, ये दो। दूसरी बात करें यहाँ पे, इसके आगे ब्रांच है, यहाँ देखो ये है कि साइलोफाइटन। साइलोफाइटन कई सारे ब्रांच है, जरा इसको देख लो जरा। तो इसमें अगर हम बात करें साइलोफाइटन की एक ब्रांच है निटेल्स। क्या है? निटेल्स है। इसमें आता है नीटम, ये सब जिम्नोस्पर्म है। नीटम, क्या? नीटम। यहाँ देखो साइलोफाइटन की दूसरी ब्रांच है, इसमें है कोनिफर। याद करिए, कोनिफर की पत्तियां निडिल लाइक हो जाती है, काहे लिए? वाटर लॉस कम हो जाए, है ना, वाटर लॉस कम हो, क्योंकि ये ज्यादा जेरोफिटिक एरिया में पाया जाता है। और देखो कोनिफर, और क्या देखो, एक होता है जिब्रेलिक एसिड, पढ़ोगे आगे चल के। कोनिफर में सीड, अर्ली सीड प्रोडक्शन कराता है कौन? जिब्रेलिक एसिड। शुगर केन की स्टेम बढ़ाता है कौन? जिब्रेलिक एसिड। एप्पल का शेप और उसकी साइज को इंप्रूव करता है कौन? जिब्रेलिक एसिड। बहुत सारे काम पढ़ेंगे आगे। देखो आगे हम लोग बात करें यहाँ पे साइलोफाइटन में अगला मार्क कौन सा है? जिंको। याद करिए, जिंको बाई लोबा, लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म, यही है ना, जिंको बायलोबा। लिविंग फॉसिल है। इसी से एक ब्रांच आई हमारे किसकी? फॉर्न की। ये होगा यहाँ पे फॉर्न। छोटी पत्तियां की बड़ी पत्तियां कैसी होंगी? बड़ी पत्तियां। छोटी पत्तियां कहाँ पे? लेजनेला में। इसको बोलते हैं माइक्रोफिल। भूल गए सब। देखो यहाँ पे इसकी एक ब्रांच यहाँ पे आगे देखो, इसको बोलते हैं स्पिनोप्सिड, इसको बोलते हैं हॉस्टल। स्पिनोप्सिड क्या बोलेंगे? हॉस्टल। तो ये सारी ब्रांचें हैं, इन ब्रांचों को ऐसे ही पोस्टमार्टम कर लीजिएगा। तो आप देख लो सबसे ज्यादा ब्रांचें किसकी है? आपसे पूछे हर्बेशियस लाइकोपोड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? अर्बोरेसेंस लाइकोपोड से। उल्टा मत कर देना, अर्बोरेसेंस से ही हर्बेशियस लाइकोपोड का फॉर्मेशन हुआ है। अब जरा इधर आ जाओ, इसको कई सारे इरो में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा देखो? पैलियोजोइक। दूसरा क्या है? मेसोजोइक। तीसरा क्या है? सीनोजोइक, है ना। क्या है? सीनोजोइक। क्लियर? तो हो गया ये पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। पीएमसी पॉलर मदर सेल। ध्यान देखो, ऐसा कलर यूज किया कि दिख ही नहीं रहा है ना। ध्यान से ना देखो ना, आंखें फाड़ कर दिख भी नहीं करेगा। जा देखो यहाँ पे जो पैलोजिक इरा है, पैलोजिक इरा में कई सारे सब इरा में डिवाइड किया गया। देखो कैसा, एक हमारे पास कौन सा देखो? पर्मियन। क्या? पर्मियन। दूसरा क्या है? कार्बोनिफेरस। उसके बाद क्या है? डिवोनियन। इसी डिवोनियन पीरियड में सबसे ज्यादा मछलियां डेवलप हुई। मछलियों को डेवलपमेंट जो हुआ कब हुआ? इल्यूशन जो हुआ वो डिवोनियन पीरियड में। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्डन इरा ऑफ फिश। क्या बोलेंगे? गोल्डन इरा ऑफ फिश पूछा जाता है। गोल्डन इरा ऑफ फिश कौन है? डिवोनियन। कौन है? डिवोनियन। ठीक है, जो बहुत ज्यादा सुपरहिट क्वेश्चन रहे हैं वो यही रहा है कि जो गोल्डन इरा ऑफ फिश कौन होता है, तो क्या बताओगे? डिवोनियन। चूंकि इसमें दिया तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है, और कोई खास चीज नहीं है। जो रेप्टाइल वगैरह है ज्यादातर कार्बोनिफेरस में आए, वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। साइलोरियन छोड़ दो इसको। तो कुल मिला के ये देखो यहाँ पे पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन और साइलोरियन, ये चार इसमें आए। किसमें? पैलियोजोइक में। किसमें? पैलियोजोइक में। तो पैलियोजोइक में अगर आए तो ये सारे नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इस पर अगला हमारे पास देखो क्या है? जुरेसिक, ट्राइसिक, क्रेटेशियस। यहाँ देखो क्या है? मेसोजोइक में देखो कितने हैं यहाँ पे? क्रेटेशियस, जुरेसिक और ट्राइसिक। जुरेसिक में बताया डायनासोर, है ना। डायनासोर काफी ज्यादा डोमिनेंट रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे डायनासोर किस समय ज्यादा गोल्डन टाइम रहा है, तो क्या बताओगे? जुरेसिक पीरियड। ये डायनासोर का रहा है, किसका? डायनासोर का, जुरेसिक पीरियड, है ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कौन सा है? टर्सरी। कौन सा है? टर्सरी। इसमें आते हैं ऊपर, पहले इसमें उतना देख लो। फिर से देखो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखो पूछेगा, एक जो क्वेश्चन अभी तक आया सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है कि रैनिया टाइप का प्लांट का फॉर्मेशन किस टाइप के इंसेस्टर से हुआ है, तो क्या बताओगे? ट्रैकियोफाइट इंसेस्टर से। तो इस तरीके से क्वेश्चन और भी पूछते हैं, इंसेस्टर के बेस पर नाम रखे जाएंगे। फिर आगे देखो कौन सा, ये पूछा गया है कौन सा ज्यादा प्लांट एडवांस है,
डाइकाट के मोनोकाट क्या बताओगे? मोनोकाट ज्यादा एडवांस होते हैं, ठीक। और देखो यहाँ बताया गया जो क्लोरोफाइट एंसेस्टर से बने कौन से? ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर, है ना। और साथ साथ एक ब्रांच और गई है, इसके नाम क्या था? कौन सा था? हाँ, ब्रायोफाइट। यहाँ देखो बताया गया ब्रायोफाइट, ये ब्रायोफाइट है। तो दो ब्रांचें इसकी है, ट्रैकियोफाइट और ब्रायोफाइट, ठीक है। तो दो ब्रांचें इसकी है, ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट, ठीक है। हो जाएगा क्लोरोफाइट एंसेस्टर, क्या? क्लोरोफाइट एंसेस्टर, ठीक है। कौन सा? क्लोरोफाइट एंसेस्टर, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोफाइट एंसेस्टर। एक पेपर होता है बीटीसी का, पता है? टीचर वाला, है ना। हाँ देखो, अच्छा ना बीटीसी। ये क्लोरोफाइट एंसेस्टर, इसकी कितनी ब्रांच है? देखो दो। कौन कौन से? ब्रायोफाइट है और कौन सा है? ट्रैकियोफाइट है, ठीक। और देखो आगे ट्रैकियोफाइट से आगे चलेंगे यहाँ पे, तो कौन से देखो? राइनिया टाइम प्लांट, ये तो आप ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। राइनिया टाइम प्लांट और कौन सा? जोस्टेरोफाइलम। कौन सा? जोस्टेरोफाइलम, ठीक है। तो ये जोस्टेरोफाइलम है, ठीक है। और जोस्टेरोफाइलम से ही आगे बढ़ता है कौन सा? आर्बोरेसन। आर्बोरेसन का होता है हर्बेसस। तो कोई पूछ सकता है हर्बेसस तो लाइकोपोड जो होता है, इनका फॉर्मेशन किससे हुआ? आर्बोरेसन से। आर्बोरेसन किसका हुआ? जोस्टेरोफाइलम से। जोस्टेरोफाइलम किससे हुआ है? ट्रैकियोफाइट्स। किससे? ट्रैकियोफाइट्स। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे रेनिया टाइम में क्या, देखो एक ही ब्रांच बताया गया, कौन सी? देखो साइलोफाइटन, क्या है? साइलोफाइटन। और साइलोफाइटन से निकला है प्रोजेनोस्पर्म, और इसे सारे ब्रांच से निकली है, निटेल्स, कोनिफर, जिंको, फर्न, मोनोसिड, हॉस्टल, सारी चीजें। फिर वाह, एक बार दो बार देखते रहोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और प्रोजेनोस्पर्म में कितने? सीड फर्न, और सीड फर्म दो है, साइकेट्स, और साथ में डाइकॉट और मोनोकॉट। मोनोकॉट क्या होगा? मोर एडवांस होगा। क्लियर? ये हो गया। और कुछ? और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें जो है चार पीरियड दिए हुए हैं पैलोजेक में, सैलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। जिसमें से जो आपका गोल्डन ईरा कौन कहलाता है किसका? वो है डिवोनियन, जिस पर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक मेमेलिया आता है, कि जो मेमेलिया होता है उसका फॉर्मेशन क्या होता है? तो ट्राइसिक पीरियड और जुरासिक पीरियड। ट्राइसिक पीरियड होता है, ट्राइसिक पीरियड ऑफ जुरासिक पीरियड, ठीक है। ट्राइसिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक ईरा, ट्राइसिक पीरियड ऑफ मीसोजोइक ईरा में आता है किसका? मैमल का। क्या तो नोट कर सकते हो? ट्राइसिक पीरियड ऑफ मीसोजोइक ईरा, इसमें होता है किसका? मैमल का फॉर्मेशन होता है, किसका? मैमल का, ठीक है। तो ये पूछा नहीं जा रहा है, इसे एक दो बार पूछा गया था। ट्राइसिक पीरियड ऑफ मीसोजोइक ईरा, इसमें आते हैं मैमल। बाकी ये गोल्डन भी सही है आपके पास, ठीक है। डिवोनियन। क्लियर है? अब समझाएं क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके। तो इंसेस्टर से लेके क्वेश्चन आते हैं, इसके इंसेस्टर कौन है, इसके इंसेस्टर कौन है, इसके इंसेस्टर कौन है। हम आपको धीरे करके एक स्टेप में पूछते रहेंगे, आपको तैयार हो जाएगा। बाकी ये ईरा याद रख लीजिएगा, इसमें मेसोजोइक में मात्र तीन ईरा दिखाएंगे, क्रिटेशियस, जुरासिक और कौन सा है? ट्रायसिक पीरियड, ठीक है। कौन सा? ट्रायसिक पीरियड, मेसोजोइक। और ये पैलोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक ईरा भी इसको याद करिएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे एडवांस कौन सा है देखो? सीनोजोइक ईरा। और ये कौन सबसे? पैलोजोइक ईरा, ठीक है। शुरुआत में पैलोजोइक, एडवांस कौन सा? सीनोजोइक ईरा। अब आते हैं इसके आगे। क्यों आते हो तुम? तुम्हारा काम नहीं है, अब जाओ। अरे गुस्सा हो गया? ऐसे कौन गुस्सा होता है? ऐसे कौन गुस्सा होता है? गुस्सा मत होना, गुस्सा होगे तो फिर ठीक नहीं होगा। यूनिवर्स की ओरिजिन कब हुई बताओ? यूनिवर्स की ओरिजिन कब हुई? 20 बिलियन ईयर्स एगो। एगो। हार्डी विवन प्रिंसिपल, बताओ इक्वेशन बताओ। इक्वेशन बताओ, कितने फैक्टर इसको अफेक्ट डालते हैं? कौन कौन से है? कौन कौन सा है? फिर भूल गए तुम लोग, सब भूल गए, कुछ नहीं याद आ रहा है।
वोल्फ, तस्मानियन वोल्फ क्या शो करेगा? वोल्फ और तस्मानियन वोल्फ क्या शो करेगा? कन्वर्जन के एडेप्टिव, कन्वर्जन। मोल और फ्लाइंग स्क्वायरल क्या शो करेगा? एडेप्टिव एडिशन क्या शो करेगा? याद करके बैठे हुए हो, बहुत सही। देखो नीट वाले तो घबरा जाएंगे दोबारा। देखो तो could have been similar to the light reaction in photosynthesis where water is split with the help of Wöhler energy। और आपको बताएंगे यहाँ पे जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ पे कहाँ से आता है? कहाँ से आता है आशी? प्लांट से, प्लांट से, पौधों से। ये बड़े अच्छा है, तो बच्चा भी बता देगा छोटा सा। बताओ कहाँ से आएगा? टोपी लाल बताओ, बताओ। प्लांट से। हाँ वो भी क्या बता रही थी, इंग्लिश बोल रही थी। बताओ नैन्सी, बड़े दिन बाद मिलो, कैसे हो? हाल चाल बढ़िया है? कहाँ गए वो गई थी? इतना तो डायनासोर भी नहीं एडिशन हुआ था, ये तुम एडिशन हो गई। किसका प्रैक्टिकल था? बीएससी का? ओहो, क्या पूछा था? क्या पूछा था? ए रुकना, बोलने दो, क्या पूछा था? रोना के बारे में? ले 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 ले। यू आर पीसीबी, केमिस्ट्री जियोलॉजी बांटनी नहीं होगी ना? अच्छा, पिपेट, बस पिपेट रिएक्शन नहीं पूछा कोई? बात नहीं करो, बात करो तो मर्डर कर देंगे। देखो देखो, अब कब आओगे? अब कब आओगे? यहाँ और कहाँ? ट्रिक कहाँ? रेगुलर आना है। देखो हाँ बताओ, किसने बताया? बताया कोई? क्वेश्चन क्या है अभी वहीं पे? ऑक्सीजन कहाँ से आता है बताओ शीतल, बोले दोस्तों। हाँ शीतल बताओ, कहाँ से आता है? ऐसा कहाँ से आता है ऑक्सीजन? क्या बोले? सब डकैत जैसे लग रहा है, चोरी करने जा रहे हैं। मुंह में मास्क, ग्लव्स, कोट, बैग, रस्सियां अंदर घुसी होंगी बैग के अंदर, और ड्रिल मशीन होगा इसमें पूरा। सब एटीएम एटीएम लग रहा, बैंक लूटने के चक्कर है पूरा। मास्क क्यों लगा रखा है? इसलिए नहीं कोरोना हो जाए। मास्क इसलिए लगा रहा है कोई पहचान ना पाए, ना पुलिस में चला जाए केस। नहीं तब समझ रहे हैं, है ना? हाँ सब पता है। देखो जरूरत है। बताओ कहाँ से निकलता है, कैसे? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस तो बड़ा टर्म हो गया है, और कुछ बोलो। फोटोसिंथेसिस में कहाँ से, किसका बाय प्रोडक्ट है? हाँ बताओ, है PS2 का। व्हाट इज PS2? फोटोसिंथेटिक सेकेंड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर रहा हूँ। वैसे मैंने पढ़ाया नहीं, वास्तव में पूछना चाहिए कि पाप पड़ेगा हम पे। अरे बता देता हूँ। वाटर की स्प्लिटिंग से हम ये पूछना चाह रहे थे बस। व्यक्ति वाटर स्प्लिट करता है तो ये आपको बताएंगे आगे चल के। लाइट रिएक्शन जो दिया था रॉबर्ट हिल ने। लाइट रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है नॉन साइक्लिक, दूसरा होता है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में NADH और सॉरी NADPH और साथ में ATP बनता है, जबकि साइक्लिक में मात्र मात्र ATP बनता है। जब फोटो सिस्टम सेकंड चलता है, फोटो सिस्टम सेकंड जाता है तो वाटर स्प्लिट करता है और ये बनाता है ऑक्सीजन, साथ साथ में प्रोटॉन। क्या? और ऑक्सीजन यही जो निकल के आता है बाहर, वही हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन के तौर पे। है क्या? हाँ ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है वो जाके NADPH बना देता है। ठीक, आगे बताएंगे जब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, बात नहीं करो। देखो अब हम लोग बात करें यहाँ पे सोलर एनर्जी कैप्चर एंड चैनलाइज बाय एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, उसी की बात कर रहे हैं। LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। लाइट एनर्जी, लाइट LHC मतलब क्या? देखो LHC मतलब क्या? हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट एनर्जी को खर्च करने वाले को बोलते हैं LHC। दो होते हैं, PS सेकेंड और PS फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड। आगे बात करेंगे इसके बारे में। स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकेम मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे बन गए? मल्टी सेलुलर बन गए।
लाइफ फॉर्म बाय द टाइम ऑफ 500 माया इनवर्टिब्रेट मार्क लो वर फॉर्म एंड एक्टिव। 500 माया में इनवर्टिब्रेट बने, क्या बने? इनवर्टिब्रेट बने। जालिस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 माया। जालिस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 माया। क्या जालिस मछलियां होती है क्या? होती है? कहाँ होती? कौन सा क्लास इसका? अच्छा अच्छा अच्छा, मछलियां हैं वो। कूट दिए जाओगे बहुत तेज। साइक्लोस्टोमेटा में मछलियां नहीं होती हैं बच्चे। मछलियां किसको बोलते हैं? पीसेस को, बिल्कुल। टेट्रापोडा जो पीसेस में आते हैं, माया पीसेस, सुपर क्लास पीसेस, टेट्रापोडा जो पीसेस में है, सिर्फ वही मछलियां हैं, बाकी सब असत्य है। माया नहीं आया? तो साइक्लोस्टोमेटा में जालिस मछलियां नहीं बोलना चाहिए इनको, जालिस आगजम बोलना चाहिए। इससे घोर पाप हुआ है, माफ नहीं करेंगे इनको। ठीक है, यहाँ देखो, जालिस फिश, तो जालिस आगजम बोलना चाहिए, तो साइक्लोस्टोमेटा इसमें आ जाते हैं। ठीक, हाँ। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले मछलियां जो अभी प्रेजेंट टाइम देख रहे हैं, कार्टिलेजिनस हो या बोनी हो, इसमें मुंह जबड़े ना पाया जाता हूँ, मे बी पॉसिबल। बस में कुछ अदरवाइज इनको जालिस, जहां मेरे हिसाब से जालिस इनको आगजम बोलना चाहिए, एनिमल। करी कि कब हुआ देखो, 350 माया। कब? 350 माया। तो इनवर्टिब्रेट सबसे पहले कब आए? 5। व्हाट डू मीन द इनवर्टिब्रेट? पोरीफेरा, मोलस्का, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, एनिलिडा, इकांड्रोमेटा, ये सब क्या है? इनवर्टिब्रेट है। क्या किसी में वर्टिब्रा कॉलम है? नहीं है, तो क्या बोलेंगे? तो ये 500 माया में इनवर्टिब्रेट आया, 350 माया में जालिस फिश आए। और देखो, कहानी यहां से नहीं शुरू हुई है, और आगे भी है, देखो जरा। सीवीड्स, सीवीड्स जो होते हैं समुद्री खरपतवार, प्लांट एग्जिस्ट प्रोबेबली अराउंड 320 माया। 320 माया में सीवीड्स आए, जो समुद्र में खरपतवार होते हैं, वो सब आए। कब? 320 माया। 500 माया इनवर्टिब्रेट, 350 माया जालिस फिश, 320 माया सीवीड आए। कौन? सीवीड। वी आर टोल्ड दैट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट। करें कि हम बता चुके हैं कि पहले प्लांट जो धरती पे आए वो प्लांट थे। क्या? पहले जो ऑर्गेनिज्म धरती पे आए वो क्या थे? प्लांट थे। They were widespread on land when animals invaded land. Fish with stout and strong fish. जरा इनकी बात देख लो। Fish stout and strong. Strong मतलब काफी मजबूत, ताकतवर। Strong fish could move on land. और ये कहाँ पे आए? लैंड पे आए, और डर के मारे फिर भाग गए। कहाँ? पानी में। और ये कब हुआ? 350 माया में। तो 350 माया में दो बातें। क्या? जालिस फिश कब आई? 350 माया में। और पहली बार मछली जिसकी जबड़े जो है काफी स्ट्रांग हुआ करते थे, फिन जो है स्ट्रांग हुआ करते थे, वो कहां पे आई? पानी से लैंड में, लैंड से फिर पानी में। कौन? कब हुआ ये? 350 माया। दूसरी बात कह रहे हैं कि 1938 की कहानी है। 1938 फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई, हैपेंड टू बी ए सिलोकेन, उसको सिलोकेन मानते थे, विच वाज थॉट टू बी स्टेंड, और ऐसा माना था कि ये मछली गायब हो गई धरती से, लेकिन फिर भी नजर आई। कौन? सिलोकेन। कहां पकड़ी गई? साउथ अफ्रीका में, 1938 में। दिस एनिमल कॉल लोफिन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोफिन बोलते हैं। इवॉल्व इनटू द, और हम लोग ऐसा मानते हैं कि लोफिन किस में कन्वर्ट हो गया? तो देखते हैं आगे, एम्फीबिया में। और तो इनवर्टिब्रेट कब आए बताओ? कब आए? हैं? हाँ, 500 माया में। फर्स्ट एम्फीबियन दैट, तो कह रही जो लोफिन है ये फर्स्ट एम्फीबिया में इवॉल्व हो गए, यानी कि एम्फीबियन इवॉल्व हुए। अब देखो क्या करें आगे। दूसरी बात, क्योंकि जो आप देख रहे हो टेट्रापोडा पाइसेस के बाद आया ना, पाइसेस पहले आया, टेट्रापोडा बाद में आया, तो कह रहे किसमें कन्वर्ट हो गया? देखो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया किसमें? देखो, फर्स्ट एम्फीबियंस दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, और एम्फीबिया में काउंट हो गए जो वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते थे, इसलिए इनको बोला गया एम्फीबिया। देयर आर नो स्पेसिमेन ऑफ दीज लेफ्ट विद अस, यानी इनके अभी प्रेजेंट टाइम में कोई अवशेष या कोई कंकाल वगैरह मौजूद नहीं है। दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग, और ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न डे जो फ्रॉग हैं उनके क्या है? एंसेस्टर। कौन? लोफिन। कौन? लोफिन। और ये वही मछली थी जो पकड़ी गई कहाँ? साउथ। ऐसा लग रहा है इसे क्राइम करके भागी हो, 1938 को पकड़ लिया गया। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। कह कि एन सेलेमेंडर, करिए फ्रॉग और सेलेमेंडर क्या है? एंसेस्टर। आपको याद है? सेलेमेंडर, फ्रॉग, ब्यूपो, राना, किसमें बताया था हमने? एम्फीबिया में।
कि द एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल, और ये एम्फीबिया किसमें चेंज हो गए? रेप्टाइल में। दे ले थिक सेल एग which do not dry up in sun unlike those of the amphibian। कहे जो एम्फीबिया के जो अंडे होते हैं आपने देखा भी होगा, खासकर एम्फीबिया जो होते हैं कहाँ जाते हैं? अपने अंडे देने के लिए कहाँ जाते हैं? पानी में। तो कैसा होता है? मॉइस्चर होता है। लेकिन कह रहे धीरे धीरे अब जो है रेप्टाइल कण होने की वजह से क्या हुआ, इनके अंडे जो है कैलकेरियस सेल के मिलकर बना हो गया। अब ये सूखते नहीं थे। मेढक के अंडे को अगर धूप में रख दो तो सूख जाएगा, तभी तो पानी में देते हैं ये। बस में कुछ फर्टिलाइजेशन होने से पहले सूख जाएगा अगर यहाँ पे हो जाए, इसलिए लोग पानी में अंडे देते हैं। कौन? मेढक। यहाँ देखो, दे ले थिक सेल एग। अब इनके जो, जैसे आप देख लो छिपकली के अंडे देखो, आपने मूवी में देखो डायनासोर के अंडे देखा है, जो मूवी में दिखाते हैं बड़े बड़े डायनासोर होते हैं और साइंटिस्ट जाता है उसको ऑमलेट बनाने के लिए, पता है उसमें डायनासोर निकल के आता है। ठीक है, देखो सेल एग डू नॉट ड्राई अप, और ये सूखते नहीं थे इन सन लाइक दोज ऑफ द एम्फीबियन। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट। हम प्रेजेंट टाइम में इनके डिसेंडेंट देखते हैं, इनके कह सकते हैं बच्चे देखते हैं, प्रोजनी देखते हैं। जैसे छिपकली को हम लोग मानते हैं कि वो कैसे डायनासोर ही थे पहले, या एम्फीबियस रेप्टाइल हुए, ऐसे कह सकते हो। और फ्रॉग प्रेजेंट टाइम हम देखते हैं यहाँ पे, देखो कह रहे और क्या क्या देखो डिसेंडेंट क्या क्या है, टर्टल, टार्टोइस, ये सब डिसेंडेंट है इन्हीं के एम्फीबियन। और क्या है, क्रोकोडाइल प्रेजेंट टाइम मिलेंगे। और देखो इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो रेप्टाइल ऑफ डिफरेंट, अगले 200 मिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो रेप्टाइल हो गए वो भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गए। देखो आगे, shape and size dominate on earth, giant fern pteridophyte were present but they all fell to form the old deposit slowly। कह रहे कि इस समय क्या थे? जायंट फर्न थे, बड़े बड़े फर्न के प्लांट थे। इसका मतलब क्या है? टेरिडोफाइट थे। वर प्रेजेंट, ये भी मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये कट गए, खत्म हो गए, और धीरे किस में चेंज हो गए? कोयले में। ठीक है, स्लोली। सम ऑफ दिस लैंड रेप्टाइल वेंट बैक इनटू वाटर, इसमें से कुछ रेप्टाइल ऐसे भी तो पानी में वापस चले गए। वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल, और ये फिश लाइक रेप्टाइल में कन्वर्ट हो गए प्रोबेबली 200 माया। क्या नाम इसका? इक्थियोसॉरस। क्या है? इक्थियोसॉरस। फिश लाइक रेप्टाइल का नाम क्या है? इक्थियोसॉरस। यहां देखो, जो जायंट फर्न है टेरिडोफाइट वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म द कोल, ये सब कोयले बन गए, कुछ पेट्रोल भी। Some of this land reptile went back into the water to evolve into the fish like reptile probably 200 माया। क्या करें देखो, कुछ इसमें से ऐसे थे लैंड रेप्टाइल जो कहाँ चले गए? वाटर में चले गए। वेंट बैक टू द वाटर इवॉल्व इनटू फिश लाइक, और फिश लाइक रेप्टाइल में कन्वर्ट हो गए। मतलब जो फ्रॉग थे, सॉरी रेप्टाइल जो थे वही चले गए किसमें? वाटर में। ठीक है, उसने क्या बना दिया? फिश लाइक रेप्टाइल बन गए। और ये कब हुआ? 200 माया में। कब? 200 माया में। इसका नाम क्या है? इक्थियोसॉरस। आपसे पूछे फिश लाइक रेप्टाइल का नाम बताइए, क्या बताओगे? इक्थियोसॉरस। लिम्बलेस एम्फीबिया कौन है? इक्थियोफिश, है ना? क्या है? इक्थियोफिश, बिल्कुल। तो लिम्बलेस एम्फीबिया है इक्थियोफिश। आगे देखो, द लैंड रेप्टाइल वर ऑफ कोर्स द डायनासोर, और लैंड रेप्टाइल कौन था? डायनासोर था। और क्या देखो, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? बिगेस्ट ऑफ देम टायरानोसॉरस रेक्स वाज अबाउट 20 फीट, और ये कितने फीट का था? 20 फीट का। देख लो, 20 मीटर नहीं है, 20 फीट का है, इसमें 20 मीटर कर देंगे। मैं कितने का है? 20 फीट का है। और देखो इन हाइट की बात कर रहे हैं, एंड हैड ह्यूज फियरसम ड्रैगर लाइक, उसके दांत डैगर जैसे थे, चाकू तलवार जैसे थे, बड़े बड़े। चाकू छोटे होते, तलवार बड़े होते। डैगर लाइक टीथ थे, और काफी फियरसम मतलब काफी डरावने थे। कौन? डायनासोर। और सुनो, कह रहे कि अबाउट 65 माया में सबके सब विलुप्त हो गए। द डायनासोर सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, इस धरती से गायब हो गए। कब? 65 माया में। ठीक है, तो सबके सब 65 माया में गायब हो गए सारे डायनासोर। ठीक है, वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन, हम लोग इसका सही में कारण नहीं जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेटिक चेंज हुआ, यानी कि सनलाइट यानी सूरज की रोशनी बहुत तेज आई, क्लाइमेटिक चेंज, या भूकंप हुआ, भूचाल कुछ इस टाइप का, जिस वजह से सब मर गए। दूसरे कुछ लोग कहते हैं सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सारे डायनासोर बर्ड्स में चेंज हो गए। ठीक है, द ट्रूथ में बी लाई बिटवीन, और सच्चाई इन दोनों के बीच में हो सकती है। स्मॉल साइज रेप्टाइल ऑफ दैट इरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे, स्मॉल साइज जो रेप्टाइल है दैट इरा के आज भी मौजूद है। किस फॉर्म में? चिपकली के फॉर्म में।
हाँ दिख रही है, इस भी डायनासोर ही थे कभी, चिपकली, ऐसे होता है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखो ये याद रखिएगा तब से। और सुनो, टायरानोसॉरस रेक्स की ओरिजिन किससे हुआ है? बोलो। ब्रैकियो नहीं, ब्रैकियोसॉरस, ब्रैकियोसॉरस, ठीक है। और स्टेगोसॉरस की, स्टेगोसॉरस से किसका हुआ है? उल्टा क्या सीधे पूछ रहे हैं, सुनते नहीं हो। ट्राइसेरोटॉप्स, क्या? ट्राइसेरोटॉप्स, सुना तो करो बच्चे मेरे। तो सही सुनो ना, कौन बोल रहा है? आ जाओ जरा इस डायग्राम पे, एक क्वेश्चन छपा हुआ है, देखो खोद के निकालते हैं इसको। यहाँ देखो, आपसे पूछे अर्ली रेप्टाइल कब एक्सटिंक्ट हुआ, क्या बताओगे? 350 माया में। इनको देखो, अर्ली रेप्टाइल कब एक्सटिंक्ट हुआ, क्या बताओगे? क्या बताओगे? क्या बताओगे? देखो 350 माया में अर्ली रेप्टाइल एक्सटिंक्ट हो गया, गायब हो गए, ठीक है। आ जाओ इधर और सुनो जरा, अगला हमारे पास है क्या है? 300, ठीक है। अब 300 माया की बात करें, देखो अब करें यहाँ पे, देखो आगे ये जो अर्ली रेप्टाइल था, देखो इधर, इसी अर्ली रेप्टाइल से दो ब्रांचें गई, कौन सी? सारोप्सिड और साइनेप्सिड, इधर और उधर। तो अर्ली रेप्टाइल कितनी ब्रांच है? दो। कितनी? दो। और देखो इधर, साइनेप्सिड की आगे ब्रांच गई और बनने के बाद बनाया प्लाइकोसॉरस, जो भी एक्सटेंट हो गया। ये देखो इधर गई ब्रांच, उसमें आया। और ये प्लाइकोसॉरस से गया किसमें? थेरैप्सिड। कौन सा? थेरैप्सिड। ये सारी ब्रांचें हैं। थेरैप्सिड जो कि स्टिंट हो गया, इसके बाद नीचे क्या है? प्लाइकोसॉरस, स्टिंट हो गया। और ये कहां से बना? साइनेप्सिड। और सुनो, ये जब थेरैप्सिड ऊपर जाता है तो क्या बनाता है? मैमल्स बनाता है। क्या बनाता है? मैमल्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये किसकी ब्रांच है? साइनेप्सिड की, ठीक है। साइनेप्सिड, प्लाइकोसॉरस, थेरैप्सिड, और फिर से बनाता है क्यों ना? मैमल्स। ये मैमल्स में काउंट हो गया, क्लियर। अब आ जाओ इधर, सारोप्सिड की दो ब्रांचेज आ रही, देखो इधर, सारोप्सिड की दो ब्रांचें, ये देखो, इसी कई सारे ब्रांच है, किसे? सारोप्सिड की, ठीक है। और देखो यहाँ पे, ठीक है, इसी और देखो यहाँ पे और यहाँ पे जो कोई पीरियड खासकर दिया नहीं है, ठीक है। 300 350 के बीच का जो पीरियड था वो किसमें था? कार्बोनिफेरस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। तो इतना ध्यान रखो। साइनेप्सिड क्लियर हुआ? साइनेप्सिड में कितने? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, क्लियर। और नंबर 4 हो गया, नंबर 2 नंबर, ठीक है। अब सारोप्सिड कितनी ब्रांच देखो यहाँ पे, सारी ब्रांचेस के अलावा जो भी ब्रांच है, देखो सारोप्सिड की एक ब्रांच यहाँ पे, इसका नाम क्या है? इकोडॉन। क्या है? इकोडॉन। इकोडॉन हम लोग किसको बोलते हैं? अगर जबड़े से टीथ अटैच रहे, क्या बोलेंगे इसको? इकोडॉन। मैं कुछ, यानी कि सारोप्सिड की एक ब्रांच इधर आई और बनाया क्या इसने? इकोडॉन। तो अगर आपसे पूछे इकोडॉन किसकी ब्रांच है? साइनेप्सिड की कि सारोप्सिड की? हाँ, ध्यान से देखना, उड़ जाओगे। क्लियर हुआ? अब इसकी फर्दर ब्रांच जा रही है, देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें जितने भी दिए हुए हैं, इकलौता मैमल जो है वो किसका है? साइनेप्सिड का। बाकी सब किसका है? तो उधर का पूरा मत याद रखिएगा, आप एक ही याद रखिए, कौन से वाले? साइनेप्सिड की। साइनेप्सिड याद रखिए, प्लाइकोसॉरस, थेरैप्सिड, मैमल्स याद रखिएगा, बाकी जो भी लिख कर दो किसमें? सारोप्सिड। कोई दिक्कत ना? क्योंकि इधर बहुत सारे हैं, घूमी घूमी करोगे, घूम जाओगे उसी में। देखो आगे खत्म हो गया। अब आ जाओ आगे, यानी कि सारोप्सिड की बहुत सारी ब्रांचेज है, देख लो यहाँ पे कौन कौन ब्रांचें हैं। और इसे देखो यहाँ पे, ये जो थिकोडॉन एक्सटिंक्ट हुआ था, इसी से आगे चल के बना कौन सा? देखो डायनासोर। और यहाँ मार्क कर लो, ये जो बच्चे हैं, बच्चे बच्चे बच्चे, सबसे क्यूट डायनासोर मुझे ये लगता है, नहीं स्मार्ट क्यूट है कि नहीं? देखो बाकी गंदे लग रहे, देखो यहाँ पे। और ये गायब हो गया 65 माया में। कब? 65 माया में। अगर आपसे पूछे डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुए, अर्ली रेप्टाइल कब एक्सटिंक्ट हुए, तो गए हैं 350, बोल सकते हो 350 माया में। और ये क्या है?
ध्यान रखना, ये डायनासोर स्टिंट हुए 65 माया में और अर्ली रेप्टाइल कब स्टिंट हुए 350 माया में। कोई दिक्कत? अच्छा देखो इधर, देखो इधर, इधर इधर देखो इधर, ये हो गया 65 माया। ये किसकी ब्रांच है? थीकोडॉन। किसकी? थीकोडॉन। और थीकोडॉन किसकी है? सारोप्सिड। किसकी? सारोप्सिड की सानेप्सिड। हाँ, और देखो इधर, ये मैमल हो गया, भाग गया। अब इसी से सारोप्सिड से आया है एक ब्रांच, किसमें? बर्ड से, चिड़िया। यहाँ क्या है? क्रोकोडाइल। ये क्या है? टुआटारा। ये क्या है? स्नेक। ये क्या? लिजर्ड। ये क्या? टर्टल। कोनो दिक्कत ना? दिक्कत? तो मतलब ये है, ये सब याद करने से अच्छा है कि आप एक ही याद करो। क्या? मैमल याद करो। किसकी ब्रांच है ये? थेरैप्सिड की। किसकी? थेरैप्सिड की। थेरैप्सिड नीचे क्या है? फिलाइकोसारस। फिलाइकोसारस नीचे क्या है? साइनेप्सिड। और साइनेप्सिड किसकी है? अर्ली रेप्टाइल। आया? बाकी जो बच्चे छोड़ दो उधर, भूल जाओ। याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है। क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर ले जाओगे। आई होप इसमें कुछ बचा नहीं, सबका पोस्टमार्टम मैंने कर डाला। क्वेश्चन यहाँ तक अभी आया नहीं है, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आना चाहिए। बट हमारे क्वेश्चन जो पेपर में होंगे वो आएंगे। एक मैं देख लूं उधर, एक मैं देख लूं उधर। अच्छा, इसमें एक पीरियड देख लेना, इसमें कौन कौन से कितने में कितने पीरियड है। यार देखो सिनोजोइक में कितने हैं? क्वार्टरनी और टर्सरी है ना। कौन से हैं? क्वार्टरनी और टर्सरी। तो टर्सरी क्वार्टरनी दो इसमें डिवाइड किया गया है। मेसोजोइक के 3 थे, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्राइसिक। और पैलेयोजोइक के 4 थे, 2 3 4। क्या है? 1 2 3 4 5 6। देखो सबसे मॉडर्न कौन सा है? तीनों जो ही कीड़ा। कौन सा? ये कितने पार्ट में? 2। ये कितने पार्ट में? 3। ये कितने पार्ट में? 4। 2 3 4। ठीक है? तीनोजोइक, मेसोजोइक और पैलोजोइक। कॉलेज मदर सेल एमपी। ठीक है, तो उल्टा करके। ठीक है, तो 2 3 4 ऐसे करके रखिएगा। बाकी इसके पीरियड ये भी मैं आपको पूछता रहूंगा, याद हो जाएगा आपको। ठीक है? और डिवोनियन जो गोल्डन पॉइंट कौन सा है? डिवोनियन पीरियड। ठीक है, चलो ई हो गया खत्म। प्लस आपको गेस मिल जाएगा, क्वेश्चन ऐसे आते तो आप कर ले जाओगे। क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाएंगे। अगर यहाँ से आ गया तो आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना तो नहीं है ना? नहीं है। देखो कितना शर्मा रहा है, देखो है कि नहीं? ये रेप्टाइल की झलक है, रेप्टाइल के नाम शर्मा रहा है, देखो। देखो आगे, अब आते हैं पहले मैमल। पहले मैमल थे, कैसे थे? चुंदर जैसे। कैसे? चुंदर जैसे। ऐसे ही होता है लोग। आदमी क्या था? मैमल था। मैमल क्या था? चुंदर था। अब करें फर्स्ट मैमल जो कहते थे वर लाइक फ्यू, ससुंदर जैसे। देयर फॉसिल आर स्मॉल साइज, इनके फॉसिल काफी छोटे छोटे थे। मैमल वर विविपरस। मैमल कैसे थे? विविपरस। एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स प्रोटेक्शन करते थे। मैमल वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट। तो मैमल जो काफी सेंसिटिव थे, इंटेलिजेंट थे, वो खतरे को भाप सकते थे। ठीक। When reptiles came down, mammals took over this earth. और जब रेप्टाइल निपट गए तो मैमल आए धरती पे। There were in South American mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit. फिर they were in South American mammals, कुछ साउथ अमेरिकन मैमल में जैसे है रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस सिमिलरिटी शो करते थे, बियर और रैबिट। साउथ अमेरिकन मैमल जो है वो हॉर्स, हिप्पोपोटामस और बियर, रैबिट से सिमिलरिटी शो करते थे। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइन, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ दिया गया। ठीक है? दीज एनिमल वर ओवर हिडन बाय द नॉर्थ अमेरिकन फना। नॉर्थ अमेरिकन फना जो थे बहुत ही डेंजरस थे, खतरनाक थे, बदतमीज टाइप के थे। कौन? नॉर्थ अमेरिकन। दो जगह के एरिया को मिला दिया गया। देखो ऐसे ये, इसमें जो स्ट्रांग होगा वो दूसरे कमजोर वाले पे टूट पड़े। तो नॉर्थ अमेरिकन वाले जानवर तो क्या किए? जो साउथ अमेरिकन वाले जानवर पे टूट पड़े, साउथ अमेरिकन वाले जानवर को ओवर हिडन, कुचल दिया, मार दिया। भैया जब नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ा गया, नॉर्थ अमेरिका वाले जानवर, फना मतलब जानवर जो होते हैं एनिमल, उन्हें क्या किया? साउथ अमेरिका वाले को पूछ पूछ के मार दिया। देखो आगे, ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच मैमल, और इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से कुछ जानवर वहां बच गए, कुछ जानवर वहां पे मरने से बच गए। पाउच मैमल, कुछ पाउच मैमल बने ऑफ ऑस्ट्रेलिया,
सर्वाइव कर गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल, क्योंकि जो उसमें कुछ जानवर जो पाउच वाले मैमल थे इनमें कोई कंपटीशन नहीं था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल, ठीक है, किसी से कंपटीशन नहीं था, तो पाउच वाले एनिमल जो थे वो बच गए, ठीक है, क्या थे, बच गए। तो यही चल के ये पाउच वाले एनिमल क्या बोलते हैं हम लोग, मार्सुपियल, क्या बोलेंगे, मार्सुपियल, ठीक है। ये हम लोग कुछ कहानी यहाँ पे कह रहे हैं, देखो आगे, लेट वी फॉरगेट सम मैमल्स लाइफ ओनली इन वाटर, व्हेल, डॉल्फिन, ये मार्क कर लो, व्हेल, डॉल्फिन, सील, सी काऊ, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल किसके, एक्वाटिक मैमल के, किसके, एक्वाटिक मैमल के। अगर आपसे पूछता है एक्वाटिक मैमल का नाम बताओ, ये आ चुका है क्वेश्चन, व्हेल है, डॉल्फिन है, सील है और सी काऊ है, सब एग्जाम्पल किसके, एक्वाटिक मैमल, किसके, एक्वाटिक मैमल। देखो आगे, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग और एक्सेट्रा, स्पेशल स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, इनके भी इवोल्यूशन की कहानी है अपनी अलग, लेकिन आदमी कहानी पढ़ ले वो बड़ी बात है। यू विल लर्न अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, अच्छा है आपको नहीं पढ़ना मिलेगा, जो बीएससी करते हैं उनको पढ़ने मिलेगा। देखो, मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज, स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। फिर सक्सेसफुल स्टोरी क्या है इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन ऑफ मैन की, देखो क्या है, लैंग्वेज की, लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख लिया, स्किल उसके अंदर बहुत डेवलप हो गया, आग जलाना है ना, पहिए बनाना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियस मतलब अपने बारे में उसको पता होता है, कब क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको अपने बारे में पता होता है, ठीक। ये सबसे सक्सेसफुल स्टोरी किसकी, इवोल्यूशन ऑफ मैन की। A rough sketch of the evolution of life from their times on a geological scale और इंग्रिड फिगर, तो आपको पूछे ऊपर दिया गया है। देखो आगे, ये तो खत्म हो गया इसके बारे में। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बस एक ही चीज है, वो क्या है पता है, एक्वाटिक मैमल का नाम बताइए, एक्वाटिक मैमल। क्वेश्चन में आया बच्चे, कौन कौन है बोलो, अर्ली रेप्टाइल कब एक्सटिंक्ट हुए, इनवर्टिब्रेट कब आए, हैं, सब याद है, भूल जाओ तब पूछेंगे, सीवीड कब आया, सब याद करके बैठे हो, अभी नहीं पूछेंगे, सब याद है अभी, देखो भूल जाओ तब पूछेंगे, क्या देखो, अब आते हैं आगे, एक्वाटिक मैमल कौन कौन बताओ, व्हेल, डॉल्फिन, सील और सी काऊ, व्हेल, डॉल्फिन, सील और सी काऊ। देखो आगे, टुआटारा, टानेप्सिड से है कि आरेप्सिड से, टुआटारा, नाम तो सुना ही होगा, तारा नहीं टुआटारा, अरे एक ही तो बताया, कौन सा, टानेप्सिड में मैमल्स है, बाकी सब छोड़ दो, किसमें, इतनी सी बात समझ नहीं पाते हो। देखो, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, अब मैन की कहानी सुन लो, बड़ी लंबी कहानी है। देखो बच्चे 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 बच्चे, ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ मैन अबाउट 15 माया, 15 माया की बात करें यहाँ पे, प्राइमेट कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एग्जिस्टिंग, इस समय ड्रायोपिथेकस आए, रामापिथेकस आए, कब, 15 माया में। डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुए, दर 65 माया में, कब, 65 माया में। और ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस जो कि आदमी की तरह थे, प्राइमेट थे, कब ये आए, दे वर हेरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला, इनके पूरे शरीर पे बाल थे और कैसे चलते थे, गोरिल्ला की तरह चलते थे, चिंपैंजी की तरह चलते थे। आपने देखा होगा आदमानों में, पढ़ाई होगा, यूं करके चलते थे, यूं नहीं, जस्ट लाइक दैट, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। रामापिथेकस, नाम से क्लियर है, रामा, राम, कहीं ना कहीं तो आया ही होगा। रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक, रामापिथेकस किसकी तरह थे, मैन के जैसे थे, while Dryopithecus was more ape like, ये एप की तरह थे, ये जानते हो ना, मुंह चप्पे होते हैं कुछ चम्मच के जैसे, देखा है, एप होते हैं, यहाँ देखो। फिर फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया, ठीक है। और जैसे कि आदमी के इसमें बोन मिल रहे हैं, वैसे ही फॉसिल कहाँ से मिले हैं, इथियोपिया और तंजानिया से मिले हुए हैं मैन के फॉसिल। दिस रिवील्ड होमिनिड फीचर लीडिंग टू द बिलीव दैट अबाउट 3 to 4 माया, 3 से 4 माया में मैन लाइक प्राइमेट वर्क इन ईस्टर्न अफ्रीका, और इसको देख ये समझ में आया क्या, कि मैन लाइक प्राइमेट रहते थे और ईस्टर्न अफ्रीका में चलते थे। और देखो,
दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट बट वर्ड अप राइट। इनकी लंबाई 4 फीट से ज्यादा नहीं थे। इसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि होमिनिड फीचर मिला, बोन मिले कब, 3 से 4 माया में। और ऐसा मान 3 से 4 माया में ये जो प्राइमेट जो मैन थे, ये प्राइमेट के जैसे मैन लाइक प्राइमेट थे और ये ईस्टर्न अफ्रीका में चलते थे। इनकी लंबाई जो है 4 फीट से ज्यादा नहीं थी। दूसरी बात, पहले जो लोग ऐसे झुक के चलते थे, ये बिल्कुल अचानक चलते थे, जिम करने लगे होंगे, है कि नहीं? देखो अब ध्यान का, तो कह रहे हैं कि वॉक अपराइट, सीधा चलते थे। कह रहे हैं कि 2 माया में बता रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लाइव इन ईस्ट अफ्रीका। ये ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहता था। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कहां रहता था? कहां रहता था? ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में। एविडेंसेस शोज दे हंटेड विद स्टोन वेपन। और इसके प्रमाण ये प्रमाणित करते हैं कि ये शिकार करते थे। हंटेड विद स्टोन वेपन, पत्थरों के हथियार बना के शिकार करते थे, लेकिन फ्रूट खाते थे। ये गजब का चांद है। मारते थे जानवर, खाते थे फ्रूट, बट सक्सेसफुली एट फ्रूट। तो फायदा क्या? इंटरटेनमेंट के लिए। जैसे राजा महाराज नहीं थे, आपको याद है श्रवण कुमार वाली कहानी? दशरथ गए शिकार करने के लिए, मारत किसको? हिरन को। और कौन निपट गए थे? श्रवण कुमार। मारे कौन? निपट कोई और गया। खैर, कहने मतलब, इसका मतलब 2 बातें, या तो दशरथ हिरन का शिकार करते थे, मतलब ये तो हिरन खाते थे, या तो इंटरटेनमेंट के लिए था। कुछ भी है, मुझे नहीं पता। ठीक है, वैसे ये भी कह रहे हैं कि इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे थे। भाई जब खाई नहीं तो मार क्यों रहे थे? मैं कुछ, बट एसेंशियली एट फ्रूट। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बॉडीज डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। और दो क्या है, एक बात याद रखिएगा, क्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस शिकार करते थे जानवर का? बिल्कुल करते थे। 2 माया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए और पत्थरों के औजार बना के, इंस्ट्रूमेंट बना के वो शिकार करते। किसका? इसका, जानवरों का। लेकिन उसको खाते नहीं थे। खाते क्या थे? फ्रूट। तो थे क्या वो? वेजिटेरियन, नॉनवेज नहीं थे। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं? इसका कुछ नहीं करते थे। स्किन निकाल, हाँ बिल्कुल, स्किन निकाल लिया करते। स्किन से अपना पोशाक बना लिया करते थे, शर्ट बनवा लिए, पैंट सिलवा लिए, जीन्स बनवा लिए, है कि नहीं? हा? कुछ नहीं। देखो आगे देखो, उनकी हड्डियां मिल जाती थी, हड्डियां निकाल लिया करते थे, हड्डियों से अपना कुछ औजार बना लिया करते हैं। क्या? हाँ, टूल्स वगैरह बता रहे हैं। देखो तुम्हें ज्यादा पता है। देखो ठीक ठीक ठीक, ये तो हम भी करने कोई विश्वास कर रहा है। देखो यहाँ पे कह रहे कि सम ऑफ द बोन एमंग द बोन डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। फिर कुछ बोन ऐसे थे जो डिफरेंट थे। तो ध्यान रखिए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस शिकार करते थे, लेकिन ये फ्रूट खाते थे। देखो आगे, दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड एंड वाज कॉल्ड द होमो हैबिलस। एक कहानी बताई किसकी? होमो हैबिलस की। देखो ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेन कैपेसिटीज वर कितना? 650 टू 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो ये इसमें कैपेसिटी मेजर की जाती है, ये 650 से क्यूबिक सेंटीमीटर, किसमें 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। किसकी बात कर रहे हैं? होमो हैबिलस। इसको स्किलफुल मैन भी बोला जाता है। इसके अंदर स्किल बहुत ज्यादा थी, पहिए बनाना, कई सारी चीजें। ठीक है, स्किलफुल मैन। ठीक है, ये होमो हैबिलस हो गया। ठीक है, 650 से 800 सीसी याद रखना पड़ेगा। इसकी थी क्रेनियल कैपेसिटी। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। ये भी मीट नहीं खाता था। ठीक है, कौन? इसकी बात कर रहे हैं, होमो हैबिलस। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 माया में इसका ओरिजिन हुआ। ठीक है, और ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड रहता था। ये पत्थरों के औजार से शिकार तो करते थे, लेकिन फ्रूट खाते थे। देखो इसके बाद होमो हैबिलस की बात कर रहे हैं। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 आता है, और ये कह रहे हैं कि ये भी मीट नहीं खाते थे। अब आते हैं आगे, देखो फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा। एक फॉसिल और मिला, कब, कहां पे? जावा में 1891 में। रिवील द नेक्स्ट स्टेज। इसके नेक्स्ट स्टेज बताती है कौन? होमो इरेक्टस और हिमो इरेक्टस। इरेक्टस और ये क्या थे? मीट खाते थे। पहली बार मीट खाने वाला जानवर बोले, सॉरी, जो मैन आया कौन है? होमो इरेक्टस। ठीक है, और अबाउट 1.5 माया। कब? 1.5 माया में। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 माया में, होमो इरेक्टस 1.5 माया में। और इसकी बात करें, देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, होमो इरेक्टस हैड ए लार्ज ब्रेन अराउंड कितना? 900 सीसी। इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी कितना था? 900 सीसी।
होमो हैबिलिस की 650 से 800 और होमो इरेक्टस कितना 900। ठीक, अब देखो आगे, जाहिर सी बात है इसकी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी, दिमाग भी तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। देखो आगे, साउथ अमेरिकन ग्रासलैंड, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। होमो इरेक्टस कितना 900 सीसी, कितना 900 सीसी। देखो आगे, होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट मैट, मार्क करो इसको, होमो इरेक्टस जो है मीट खाता था। पहले तो लोग कच्चे ही खाते थे, बाद में जब आग की डिस्कवरी हुई, आग काफी टाइम लगे, उसके बाद जो है आग से ये लोग फ्राई करके सब करने लगे। खैर देखो, होमो इरेक्टस जो है प्रोबेबली ईट मीट, ये मीट खाते थे। सबसे पहले मीट खाने वाला कौन सा आया, होमो इरेक्टस। ठीक है, नियंडरथल मैन की बात करें, नियंडरथल मैन विद ब्रेन साइज और बढ़ गया, देखो 14 सीसी। होमो इरेक्टस कितना था 900, और नियंडरथल कितना हुआ 6, अरे 1400। और कहाँ रहते थे, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे, बिटवीन 1 लाख से 40,000 ईयर्स बैक, 1 लाख से 40,000 ईयर्स बैक। किसकी बात कर रहे हैं, नियंडरथल, किसकी, नियंडरथल। ठीक, और देखो आगे इंपॉर्टेंट चीज याद हो क्या है, कह रहे हैं दे यूज हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, और वो क्या यूज करते थे, हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपने बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते थे। कुछ कपड़े वपड़े पहनना शुरू कर दिया था, कपड़े कैसे थे, केले के पत्ता, जानवर की खाल, है ना, वो पहनना शुरू कर दिया था। और दूसरी बात क्या है, जब इनमें किसी परिवार की किसी की डेथ हो जाती थी तो इन्होंने जो है दफनाने की प्रवृत्ति शुरू हुई, दफनाने की जो प्रथा है वो स्टार्ट हुई, दफनाने की, बरीड देयर डेड। तो पहले लोग दफनाते थे। ठीक, इससे तो क्लियर यही हो रहा है ना। देखो आगे, दूसरी बात कह रहा है, देखो होमोसेपियंस एरोज इन अफ्रीका, जो होमोसेपियंस हुआ ये खत्म हो गया इसकी कहानी। ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग, नियंडरथल की, किसकी, नियंडरथल। क्या बात है, देखो नियंडरथल मैन की बात कर रहे हैं कि ब्रेन साइज याद रखिए 1400 क्यूबिक ब्रेन कैपेसिटी, है ना। दूसरी बात कहाँ रहता था, ये देखो ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहता था, और कितने 1 लाख से 40,000 ईयर्स बैक। दूसरी बात, अपने बॉडी को ये कवर करता था, साथ साथ अपने जो कोई डेड बॉडी होती थी अपने किसी रिलेटिव में, उसको ये दफनाते थे। क्या करते थे, दफनाते थे, जलाते नहीं थे, ध्यान रखें, बरीड। ठीक है, आगे देखो, होमोसेपियंस अगला हमारे पास आया, एरोज इन अफ्रीका, और कहाँ पे जन्म हुआ, अफ्रीका में, एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। इसकी बहुत सारी रेसेस बन गई, आप देखते हैं यहाँ पे, जैसे इंग्लैंड के लोग देखो बिल्कुल गोरे गोरे, अफ्रीका के देखो बिल्कुल काले काले, इंडिया के देखो देखो बीच में, है कि नहीं। तो हर टाइप के लोग कहाँ से बने, इन्हीं से बने हुए हैं, होमोसेपियंस हैं, डिस्टिंक्ट रेसेस। ठीक है, ड्यूरिंग आइस एज, यहाँ देखो इसका ओरिजिन कब हुआ, आइस एज में, ड्यूरिंग आइस एज कब से कब माना जाता है, देखो 75,000 से 10,000 ईयर्स एगो, आइस एज 75,000 से 10,000 ईयर्स एगो। आगे देखो, मॉडर्न होमोसेपियंस एरोज, मॉडर्न होमोसेपियंस आया 75,000 से 10,000 साल पहले, और कौन सी एज है, आइस एज। अब प्रेहिस्टोरिक केवाट, इसके अलावा जो कुछ गुफाएं बनाई गई हैं, ठीक है, कलाकारी की गई, चित्रकारी की गई है, खाने को भले ना हो लेकिन चित्रकारी जरूर करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेहिस्टोरिक केवाट, प्रेहिस्टोरिक केवाट डेवलप अबाउट 18,000 साल पहले। प्रेहिस्टोरिक केवाट कब बनाया गया, 18,000 साल पहले। ठीक है, आगे देखो, वन सच क्यों पेंटिंग, वन सच क्यों पेंटिंग बाय प्रेहिस्टोरिक ह्यूमंस कैन बी सीन इन भीमबेटका रॉक, कहाँ, रेजन डिस्ट्रिक्ट, कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो देखना जा सकते हैं, मध्य प्रदेश में रेजन डिस्ट्रिक्ट है, और उस रेजन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका रॉक है। ठीक है, रॉक शेल्टर, वहां पे आप देख सकते हैं प्रेहिस्टोरिक ह्यूमन की जो कलाकारी की है उन्होंने, वो आप देख सकते हैं। ठीक, ऐसे आप चेन्नई में जाओगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो कौन सा एरिया मुझे याद नहीं आ रहा है, चेन्नई में भी ऐसे है, पूरा उन्होंने पत्थर पूरा चित्रकारी की है, गजब का है। ठीक, कह रहे कि और देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करें, ये कब आया, 10,000 साल पहले, और प्लांट ब्रीडिंग कब आया, 9,000 से 11,000, पक्का कि 18,000 है, 11,000, 9,000 11,000,
और ये क्या नाम है, एग्रीकल्चर कब आया? 10,000। ओके, पेंटिंग 18,000। क्या है? 18,000। प्री हिस्टोरिक किवाड़ जो है ये 18,000 साल, कितने? 18,000 साल पहले। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा, भीमबेटका रॉक, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे 10,000 साल बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और फिर ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुआ। सेटलमेंट मतलब परिवार बनाने की प्रथा शुरू हुई। क्या हुआ? फिर यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुआ, परिवार बनाने की प्रथा शुरू हुई। ठीक, आगे देखो, द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। और बाकी जो है ये मानव की जो सभ्यता है, ठीक है, बहुत सारी सभ्यता खत्म भी हो गई, बहुत सारी सभ्यता नहीं बन भी गई, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसकी इतिहास से। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, जरा देख लो इसके फिगर से। फिर से देखो, ये जो टॉपिक है इसमें लिख लो क्या? हॉट स्पॉट। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, तो आ जाओ आगे तक। तो आदमी की जो वही होमोसेपियंस की 75,000 से 10,000 किसमें? आइस एज में। और जब भी आप थोड़ा सा देखिए तो इस टॉपिक जरूर आप देख लो। ठीक है, इतने टॉपिक से कुछ टॉपिक ऐसे जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बिना नीट का पेपर नहीं बनता, यूनिवर्सिटी का बनेगा तो इसी में बनेगा, इसी टॉपिक में से। बाकी मैंने आपको बहुत पढ़ा है, आरडीवी प्रिंसिपल बताया, लेकिन पूछा उछा नहीं जाता, बहुत रेयरली पूछा जाता है। काफी चीजें मैंने पढ़ाई उसमें। ठीक है, बस ये ग्राफ से आता है, ग्राफ से कभी कभी पूछ लेते हैं, बाकी नहीं आते। हो गया, चले आगे जवानों। एक क्वेश्चन आता है फिगर से, देखो उसमें देख के बताओ। ये देखो, मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? देखो इधर, इस पे जानते हो क्या दिखाया गया है? पता है? ये जो दिखाया गया एडल्ट का खोपड़ी है, किसका? एडल्ट को। और चिंपैंजी है, छोटा बच्चा। पूछा जाता है कि एडल्ट का जो स्कल होता है किससे सिमिलरिटी शो करता है? बेबी चिंपैंजी से कि एडल्ट चिंपैंजी से? बेबी चिंपैंजी एडल्ट बदल जाता है, एडल्ट में बदल जाता है। ये है बेबी चिंपैंजी, बेबी चिंपैंजी। समझ में आ गया? ये है एडल्ट स्कल है। एडल्ट का जो स्कल होता है बेबी चिंपैंजी सिमिलरिटी शो करता है। माइक ये पूछा जाता है किसी सिमिलरिटी शो करता है, बेबी चिंपैंजी से कि एडल्ट चिंपैंजी से? किसे बताओगे? बेबी चिंपैंजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लास्ट इसी का एडल्ट है। जरा एडल्ट में देख लो, विश्वास तो हो नहीं रहा होगा। ये बेबी चिंपैंजी, एडल्ट चिंपैंजी किससे सिमिलरिटी शो कर रहा है? बताओ, इससे कि इससे? बताओ किससे? अरे हद हो गई, इसको देखो, मिल नहीं रहा है ये? कुछ कुछ तो मिल रहा है। इसके कंपेयर में इसको देखो, मिल नहीं रहा है। ठीक है, और एक पूछा जाता है कि जो आदमी की डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ, उसकी वजह क्या है? क्रेनियल कैपेसिटी लगातार बढ़ते जाना। बस भाई, कुछ क्रेनियल कैपेसिटी जो है लगातार बढ़ती गई। 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास होता है किसका? जो ह्यूमन होता है उसकी बात करें, प्रेजेंट ह्यूमन है। ठीक है, होमो हैबिलिस कितना था? 650 से 800। 650 से 800। फिर कौन सा बताया हमने? इरेक्टस कितना? 900। नियंडरथल कितना? 1400। कहाँ पे? 1400। और सबसे पहले आदमी जो बॉडी को ढकना कब शुरू किया था? नियंडरथल से। और ब्रीड करना कब शुरू किया? नियंडरथल से। कब? नियंडरथल से, इरेक्टस नहीं, नियंडरथल। सबसे पहला कौन सा है जो मीट खाना शुरू किया? कौन सा है जिसने जानवर शिकार शुरू किया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मुंह में लपेट के आई पूरी, भूना ना पड़े। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 माया में। कब? 2 माया में। याद रहेगा? भूल जाओगे? फिर से बताओ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 माया में। ठीक है, और क्या खास बात है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में? शिकार तो करते थे लेकिन खाते क्या थे? इसके बाद आए कौन से? होमो हैबिलिस। कितना साइज बताया इनका क्रेनियल? 650 से 800। ठीक है, होमो हैबिलिस स्किलफुल मैन थे। इसके बाद होमो इरेक्टस कब? 900 क्यूबिक। होमो इरेक्टस ये फ्रूट
खाते, सॉरी ये मीट खाते थे, ठीक है। उसके बाद कौन आया, निएंडरथल, कितना साइज 1400। और ये क्या करते थे, बरियल सिस्टम स्टार्ट हुआ, बॉडी कवर करना भी शुरुआत हुआ, कितना 1 लाख से 40,000, है ना इसमें। उसके बाद ये तो है 1,40,000, ठीक है। उसके बाद कौन आए, होमोसेपियंस, है ना, होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस कौन सी एज में, आइस एज में, कौन सी एज में, आइस एज में, 75,000 से 10,000, माया। ओके आर्ट जो बनाया गया कब, 18,000, एग्रीकल्चर की शुरुआत 10,000, याद रहेगा, भूल जाओगे। और एक प्रेजेंट टाइम में आर्ट बना हुआ कहाँ पे, मध्य प्रदेश रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, कहाँ भीम बेटका। आ जाओ आगे, आ जाओ प्रभात सिंह। हाँ बच्चे, व्हाट समरी, देयर इज नो समरी। अच्छा अच्छा देख लेते हैं, अब आप कह रहे हो तो आपकी बात को नहीं काटेंगे, समरी कुछ है नहीं वैसे बच्चे। नहीं कुछ है, ये देखो एक चीज बताया गया, इवोल्यूशन जो पैरेलल इवोल्यूशन, आप एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर सकते हो, पैरेलल इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज। मतलब क्या है, जैसे जैसे ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ता गया, उसकी जो लैंग्वेज है वो भी बढ़ती गई, चेंज होती गई। पहले ऐसे बोलते आ ऊ ऐसे करते थे, वाओ 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 ऐसे मारते थे, वाह वो करते थे, नहीं होते जंगल, आपने देखा होगा जंगल में जो आदिवासी नहीं होते हैं, वाह 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 ऐसे करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, उस टाइप का है, ठीक है। वो इनकी आवाज नहीं होती है। और आपने देखा हु करके बोलते हैं, इसका मतलब वो अलार्म करते हैं। जैसे आपने देखा होगा उसमें कौन, पुष्पा में आवाज करते हैं बहुत तेज, इसके दो इसमें तो, कोई है इसमें क्वेश्चन, नहीं है, कौन सा, कैन वी कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन एज एडेप्टिव रेडिएशन, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा सुनो, इसकी एक्सरसाइज कर लेना, मैं करवा दूंगा, क्योंकि कई क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, इस बार आया 2022 में। एक तो जो साइटोसिन वाला करवाया 20% वाला, वो भी क्वेश्चन आया था, 30% देके किया गया था, इसी बार आया है वो। आपको याद है मार्कुलर बेसिस में करवाया था हमने क्वेश्चन, 20% साइटोसिन हो, एडेनिन ग्वानिन का रेशियो बताइए, कुछ ऐसा था। तो उसमें 30% दे के पूछा गया था, तो कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। हाँ कौन बता रहे हो, कैन वी कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन एज ए एडेप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, हाँ कह सकते हो बिल्कुल। शुरुआत में एक था, एक आया था रामापिथेकस ड्राइपिथेकस, एक सेंटर पे, और इसे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आगजम का फॉर्मेशन हुआ, बिल्कुल सकता है एडेप्टिव रेडिएशन का। एक कोई सेंटर हो, उस पर बहुत सारी उसकी ब्रांचें बन जाए। इससे मैंने बताया यहाँ पे कि एक कोई आदमी था साउथ अफ्रीका से, जो ह्यूमन की इवोल्यूशन शुरू कहाँ से, अफ्रीका से, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट उसकी रेसेस बन गई, कोई इंग्लैंड चला गया है, कोई इंडिया में आ गया, कोई अलग अलग कंट्री चला गया, और अलग अलग टाइप के लोग मिल जाते हैं। ये भी क्या है, ये एडेप्टिव रेडिएशन ही तो है, बिल्कुल। हो गया, बाकी इस पे करना, इसको करो यार प्रभात, बायोटेक मैंने कहा अपलोड कर देना। टाइम लगेगा, 14 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस यूनिट से, तो आज जाके सारी यूनिट लगा लेना है क्वेश्चन सारे, ठीक है। नहीं नहीं, ये जो बताया हमने पढ़ा, जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मार्कुलर बेसिस, और साथ में कौन सा, इवोल्यूशन। कहाँ खोल दिए, एनसीईआरटी में जाते, एनसीईआरटी डालो, एनसीईआरटी डालो तब आएगा। ये है ना, हाँ हाँ तो गया, हटा दो इसको, बाद में कर लेना तो। ठीक है, अगला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। करीब 5 से 6 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बायोटेक और थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है ये, किया है। अरे यार sorry। कहाँ गया ये,
ठीक है। तो ये जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम आपको 2 चैप्टर पढ़ाएंगे, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन टेक्निकल है बहुत, ठीक है। और ध्यान समझना कि समझ में आएगा नहीं, पहले बता दूं, अलार्मिंग है। पूरे बायोलॉजी की बात करें, चलो बच्चे इधर देखो, इधर पूरे बायोलॉजी की बात करें सबसे टेक्निकल चीजें इसी में है। अगर आप इसको समझ गए तो इसमें कुछ है नहीं है, सिस्टमेटिक है। देखो इसमें 2 चैप्टर हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और साथ में इसके एप्लीकेशन, मतलब इसका यूज क्या है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं इनका यूज क्या है। देखो ये वर द साइंस ऑफ डेज ऑफ द रेनी डिस्कास्टिस, जब रेनी डिस्कास्टिस का टाइम था उसी समय की बात कर रहे हैं। देखो क्या फ्रेंच, ये क्या थी, पहले क्वेश्चन यही होता है रेनी डिस्कास्टिस थी क्या, फ्रेंच फिलोसफर थी, और देखो मैथमेटिशियन थी, और देखो बायोलॉजिस्ट थी, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों थी क्या, 17th सेंचुरी, ठीक है। 17th सेंचुरी ऑल ह्यूमन नॉलेज स्पेशली नेचुरल साइंस वर डायरेक्टेड टू डेवलप टेक्नोलॉजी विच एड टू द क्रिएचर कंफर्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब ये हुआ 17वीं सदी की बात कर रहे हैं कि जो उस समय साइंटिस्ट थे सबका एक ही कॉन्सेप्ट था कि किसी तरीके से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करें जिससे ह्यूमन की लाइफ कंफर्टेबल हो सके। बस में कुछ तो ये है। तो इसमें क्वेश्चन बस आपका एक ही मात्र, कौन सा याद करिएगा, रेनी डिस्कास्टिस थी क्या, फिलोसोफर थी, मैथमेटिशियन थी, और क्या थी, और हमें बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। आ जाओ आगे। अब एक 2 भाई लोग हैं, 2 क्या एक ही लोग हैं, 2 है, महानुभाव हर्बर्ट बोयर साहब, ठीक, 1936, काफी इंटेलिजेंट पर्सन। उनका कहना है कि ये ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ज्यादातर लोग जो है, जो बच्चे थे वहाँ के, वो छोटे होते थे, स्कूल जाते नहीं थे, और वो कोयले की कारखानों में काम करते थे, और जो पैसे मिलते थे उससे अपना गुजारा करते थे। लेकिन जहाँ पे रहते थे उनका सब डेस्टिनी यही होता था, वहाँ की डेस्टिनी होती थी, सबका फिक्स था कि बच्चे जो होंगे थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, 8-10 साल को हो जाएंगे, जाके कोयले की कारखानों में काम करेंगे, काम करके पैसे लाएंगे, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। लेकिन वो यहाँ से निकले, हर्बर्ट बॉयर साहब 1936 ऐसे ही एरिया से निकले। देखो हर्बर्ट बॉयर्स वाज बॉर्न 1936, कब, 1936 में, चल क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। हर्बर्ट बॉयर देखो 1936 एंड ब्रॉट अप इन ए कॉर्नर ऑफ वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया, और वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थे, ठीक। वेयर रेल रोड एंड माइंस वर द डेस्टिनी ऑफ द मोस्ट ऑफ द यंग मैन, जहाँ पे जो रेल रोड और जो माइंस थे कोयले खाने, वही सब डेस्टिनी हुआ करती थी वहाँ के लोगों की। जो बच्चे थे वहाँ पे कोई कैरियर नहीं था, वो जाके कोयले कारखानों में काम करते थे। लेकिन वहाँ पे ये ही कंप्लीटेड ग्रेजुएट वर्क एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, उन्होंने जो ग्रेजुएट किया यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से इन 1963, फॉलोड बाय 3 years पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी इन द एल। सब फालतू चीजें से याद मत रखिएगा, अब बस इतनी याद रखिए कि हार्वर्ड बॉयर का जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ रहने वाले थे, पेंसिल्वेनिया की, ठीक। और देखो इन 1966 बॉयर टुक ओवर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को। बाय 1969 ही परफॉर्म स्टडीज ऑन ए कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंजन। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। देखो कह रही कि जो 1969 की बात करें, ही परफॉर्म स्टडीज ऑन कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब एक पेयर एंजाइम के बारे में इन्होंने क्या किया, स्टडी किया उसके बारे में, कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया विद स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टी। करिए उसमें खास बात, एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती थी, क्या प्रॉपर्टी जरा देखो। बाय 1969 ही परफॉर्म स्टडीज ऑन द कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द इकोलाई बैक्टीरिया विद स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टी। यानी इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर 2 एंजाइम को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और उस पर स्टडी किया, ठीक है। बोयर ऑब्जर्व दैट दिस एंजाइम हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग डीएनए। इनमें से क्या करता, देखो इनमें से एक एंजाइम ऐसा था, कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग डीएनए स्ट्रैंड, जो डीएनए की स्ट्रैंड को काट सकता था। 2 एंजाइम डिस्कवर किया, स्टडी किया 2 एंजाइम पे, डिस्कवर नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी था। 2 एंजाइम के बारे में स्टडी किया जिसमें एक जो एंजाइम होता है वो डीएनए को काट सकता है, ठीक। और देखो दूसरा क्या करता है, स्टूडेंट इन ए पार्टिकुलर फैशन, उसमें भी एक फिक्स पोजीशन होता है, यानी कि कहीं से भी काट देगा, पार्टिकुलर फैशन विच लेफ्ट व्हाट हैज बिकम नोन एज स्टिकिन। और काटने के बाद जो कुछ बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। क्या बोलेंगे,
स्टिकिन, जैसे डीएनए है, मान लो ये डीएनए है, डीएनए इस तरह से है, देखो। तो ऐसा नहीं किसी कोई यहाँ पे एक फिक्स होती थी, यहाँ पे एक जगह मान लो से ये काटता था, सपोज दैट, जैसे यहाँ देख लो, मान लो ये ऐसे काटा, सपोज दैट यहाँ से बीच से काट दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जगह हट जाएगी, देखो मैं कुछ, ये जो पोर्शन बचता था ये वाला, देखो इसको क्या बोलते थे, स्टिकी एंड, क्या बोलेंगे इसको, स्टिकी एंड, बचे हुए पोर्शन को काल बोलते थे स्टिकी एंड। क्लियर हुआ, करें स्टिकिंग ऑन द स्टैंड, these clipped ends made pasting together piece of DNA precise exercise। अब करें इसी पे जो कटा हुआ डीएनए, इस पे आप दूसरा डीएनए लगा सकते हो, कौन सा, रिकॉम्बिनेंट वाला। मान लिया कि ये किसका है, ई कोलाई का है, और हमें लगाना कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, कोई बाहर का डीएनए लगाना है, तो क्या करें, देखो स्टिकिंग समझ आया, स्टिकी समझ आया, आप देखो आगे का ये होगा स्टिकिंग। अब मान लो हमें बनाना है इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ समझना, इससे बनाना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो क्या करें, देखो मान लो कोई, मान लो लेते आते हैं कोई जीन आप इंटरेस्ट किसी प्लांट के ले आए, मान लो उसका ऐसे काट के लगा देंगे, ये है, बन गया डीएनए पूरा। अब ये जो डीएनए बनाया है बच्चे, इसका नाम है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऐसे करते हैं। इसमें मैंने दो प्रोसेस किया, एक तो इसको काटा और उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा डिजाइन डीएनए को लाके यहाँ से जोड़ा, उसका नाम है डीएनए लाइगेज। दो एंजाइम का नाम क्या था, डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा डीएनए लाइगेज, उन्हीं एंजाइम की बात कर रहे थे, कटिंग डीएनए, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, डीएनए लाइगेज, क्या है, डीएनए लाइगेज, एक जोड़ने के लिए और एक काटने के लिए, ठीक है। तो दो एंजाइम के बारे में इन्होंने काम किया, क्लियर हुआ, इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बन जाता है, क्लियर। अब देखो आगे, अब ये कह रहे हैं, मैंने काला वाला यूज किया, काले से बिल्कुल दिखते नहीं, क्या बनाया मैं, देखो अब कह रहे, देखो यहाँ पे ऑन द स्टैंड दीज क्लिप्ड एंड्स मेड पेस्टिंग टुगेदर पीस ऑफ डीएनए ए प्रिसाइज साइज, इस तरह से रिकॉम्बिनेंट बना लेते हैं। आगे देखो, दिस डिस्ट्रक्शन टर्न्स लीड टू द रिच एंड रिवार्डिंग, देखो एक बताया यहाँ पे, जो एक एंजाइम काटने का काम करता है, दूसरे बारे में कोई जानकारी यहाँ नहीं दी गई, तो दूसरा था क्या, डीएनए लाइगेज, ये आगे दिया गया है, जब आगे पढ़ो तो वहां पे दिया गया डीएनए लाइगेज, इनके बारे में फिर से आएगा, बोहर साहब ने इस पे काम किया था और डीएनए लाइगेज की उस पर काम किया था। देखो फिर दिस डिस्कवरी इन टर्न्स लेड टू द रिच एंड रिवार्डिंग कंजर्वेशन इन द हवाई विद स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट नेम्ड स्टैनले कोहेन, और एक और आया, देखो स्टैनले साइंटिस्ट स्टैनले कोहेन, क्या नाम था, कोहेन साहब, ठीक है। कन्वर्सेशन इन द हवाई इन द स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट, तो स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट का नाम था स्टैनले कोहेन। कोहेन हैड क्या किया, being studied small ringlet of DNA called the plasmid and which float about freely in the cytoplasm of certain bacteria cell and replicate independently from the coding strand of DNA। उसमें आया, पहले हार्बर्ट बोयर साहब के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना कि रहने वाले कहाँ थे, पेंसिल्वेनिया के, 1936 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने दो कपल, एक बैक्टीरिया इकोलाई के अंदर दो एंजाइम इन्होंने आइडेंटिफाइड किए, पहला क्या करता था, डीएनए को काटता था, इसका नाम था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और दूसरा क्या था, डीएनए को जोड़ता था, इसका नाम था डीएनए लाइगेज। ये बात खत्म हो गई किसके बारे में, बोयर साहब के बारे में। दूसरे एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था कोहेन, क्या नाम था, कोहेन ने क्या देखा, इन्होंने क्या देखा कि एक जो बैक्टीरिया, स्पेशल कुछ बैक्टीरिया होते हैं, क्या कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर ये कुछ अलग से डीएनए पाया जाता है, देखो ये, और खास बात क्या है इस डीएनए की, इस डीएनए खास बात ये है, ये डबल स्ट्रैंड होता है और सर्कुलर होता है, दिख रहा है, ये डबल स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर होता है, नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल के अलावा, नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल के अलावा ये पाया जाता है डीएनए, डबल स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर होता है, और खास बात क्या है, इसमें एक पाया जाता है ओरिसाइट, क्या पाया जाता है, ओरिसाइट, खास बात ये है, और ओरिसाइट की वजह से, ओरिसाइट की वजह से क्या कर सकते हैं, देखो ये है, इसका नाम बोलते हैं ओरिसाइट, ओरिसाइट की वजह से ये अपनी रिप्लिकेशन खुद कर सकते हैं। आपको एक दिख रहा है, कुछ देर बाद देखोगे इसमें 2 4 5 8 10 सॉरी 16 32 ऐसे करते हैं, इसके कई सारे सेट बन जाएंगे, क्योंकि रिप्लिकेशन करता रहता है और किसी पर डिपेंड नहीं रहता, इसलिए इसको बोला गया इंडिपेंडेंट,
क्या बोला गया इसको? इंडिपेंडेंट। और उसका नाम क्या था? प्लाज्मिड। क्या नाम था? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में आइडेंटिफाई किसने किया था? कोहेन ने। किसने? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लिगेज के बारे में किसने किया था? बोयर साहब ने। अच्छा ये बताओ, प्लाज्मिड समझ में आया? प्लाज्मिड की डेफिनेशन पूछी गई है। दो कैसा है? डबल स्टैंड है, सर्कुलर है, इंडिपेंडेंट है, खुद रिप्लेशन कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओरिसाइट। ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। क्या? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इसको बोलते हैं ओरिसाइट। क्लियर है? जब भी रिप्लिकेशन होगा यहीं से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे करता 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 पूरा एक बन जाएगा, फिर करते यहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिसाइट से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर ओरिसाइट ना हो तो प्लाज्मिड किसी काम का नहीं है। उसमें अब देखो यहाँ पे इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इस प्लाज्मिड को चाहे यहां रखो चाहे कहीं और रख दो, सेल फ्री सिस्टम में, लैब में रख दो, ये अपना काम बंद नहीं करता है। समझा? तो क्या कर सकते हो आप इससे? ये कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई डीएनए हमारे पास है, उसकी ढेर सारी कॉपी बनाना हो, तो क्या करोगे आप? यहां से आप उसको काटो, देखो यहाँ ये काटा, यहाँ से काटने के बाद उस डीएनए को लगा दिया। मान लो डीएनए हमने लगा दिया, देखो ये लगाया, तो जब ये पूरा रिप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट करेगा तो इसका भी तो रिप्लिकेशन हो जाएगा, नहीं होगा? जितनी रिप्लिकेशन इसकी होगी उतनी कॉपी इसकी बन जाएगी। उसमें इसी कहते हैं डीएनए कॉपी करना। उसमें तो बेसिकली इसका काम करते हैं, डीएनए कई सारी कॉपी तैयार करने का यूज करते हैं। हमने एक लगा दिया, दो लगा दिया, और बहुत सारे लगा दो, तो जितनी बार इसका रिप्लिकेशन होता जाएगा उतने इसके कॉपी तैयार होते चले जाएंगे। उसके बाद इसको आप स्टडी करो, जो करना है करो। मैं कुछ ये कहानी इसका यूज है किसका? प्लाज्मिड का। फायदा ये है ये इस बैक्टीरिया से कोई मतलब नहीं है इसका, इसको कहीं भी डाल दो, किसी मीडियम में अपना काम करता रहे। क्या? रिप्लिकेशन। और रिप्लिकेशन क्यों करता है? क्योंकि बात ओरिसाइट हो तो सारे बैक्टीरिया में नहीं हो तो कुछ बैक्टीरिया में होते हैं। और प्लाज्मिड काम पहले बता चुके आगे क्या करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रोवाइड करता है। बस में कुछ ये खास बात है। तो प्लाज्मिड समझ में आया? सर्कुलर है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और इसमें ओरिसाइट पाया जाता है, अपने रिप्लिकेशन खुद कर सकता है, और नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल के अलावा ये जेनेटिक मटेरियल होता है। कौन? प्लाज्मिड। उसमें आया ये। और ये सब किसने बताया था इसके बारे में? कोहेन ने। किसने? कोहेन ने। ठीक है, देखो एरिक कोहेन हैड डेवलप्ड ए मेथड। अब देखो क्या है मेन चीज, क्या है इसको निकाल लो। मेन चीज को निकालना ही इंपॉर्टेंट है ना? निकाल लो क्या? देखो एरिक कोहेन हैड डेवलप्ड ए मेथड ऑफ रिमूविंग दीज प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल एंड दे री-इंसर्टिंग देम इन अदर सेल कंबाइनिंग दिस प्रोसेस। इसको यहां से उन्होंने निकाला, जैसे मान लो इसको निकाल लिया आपने, देखो उसके बाद आप क्या करो, इसमें जो भी डीएनए आपको कॉपी तैयार करना है उसको यहाँ लगा दो, लगाने के बाद किसी सेल के अंदर डाल दो, तो ढेर सारी कॉपी तैयार होती जाएगी। देखो कह रहे कि कंबाइनिंग दिस प्रोसेस विद दैट ऑफ डीएनए स्प्लाइसिंग enable Boyer and Cohen to recombine segment of DNA in desired configuration and insert the DNA in bacterial cell, और bacterial cell के अंदर आप इसको इंटर कर सकते हो, which could then act as a manufacturing plant for specific protein, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरह काम करेगी। इससे मान लो इसको हमने मान लो किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, ठीक, अब इसका बन गया क्या? डीएनए की ढेर सारी कॉपी तैयार हो गई, और डीएनए की ढेर सारी कॉपी तैयार, इसका मतलब क्या है? इसका रिप्लिकेशन ही तो हुआ, और इस रिप्लिकेशन क्या होगा? इसका फिर ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन से क्या होगा? प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन क्या होगा? ये मशीन तरह काम करेगा। प्रोटीन इंसुलिन हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वही कह रहे हैं, देखो एज ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन एंड दिस ब्रेक थ्रू वाज द बेसिस अपॉन विच द डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज फाउंडेड। ब्रेक थ्रू मतलब यही एक इसका मेन जो है चीजें हैं, बेस है, जिसकी वजह से डीएनए जो बायोटेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेस्ड है। कुछ समझ में आया? ये तो मैंने सिर्फ साइंटिस्ट के बारे में बताया, बस में कुछ ये तो दोनों काम मोटा मोटा बता दूं मैं। हार्वर्ड के बारे में याद रखिएगा, कहाँ रहने वाले थे? वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया के, 1936 में जन्म हुआ इनका। इन्होंने कपल ऑफ एंजाइम की डिस्कवरी की, एक पार्टिकुलर ई खुलाई में। इसमें एक एंजाइम करता था काटने का, दूसरा एंजाइम करता था जोड़ने का। काटने वाले का नाम है, जोड़ने वाले का नाम है। इन्हीं के पहले एक साइंटिस्ट और थे, इनका नाम था कोहेन, स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट थे, ठीक है, स्टैनले कोहेन। और इन्होंने क्या किया था? कुछ बैक्टीरिया में देखा एक प्लाज्मिड के बारे में जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता था। क्या फ्लोट करता था?
इसके अंदर एक यूजफुल प्रॉपर्टी ये थी, ये इस जेनेटिक मटेरियल से इंडिपेंडेंट है, इसके कंट्रोल से बाहर था। ये चाहे यहाँ पे रहे चाहे कहीं भी डाल दो, ये अपना रिप्लेसन खुद करता था। तो कैसा हुआ? इंडिपेंडेंट। सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, इंडिपेंडेंट है, और खास बात क्या है, इसकी ये कई सारी कॉपी तैयार कर सकता है, ठीक। और उसकी वजह क्या है? यहाँ पे ओरिसाइट का पाया जाना, बस है कुछ। और जो भी रिप्लिकेशन होगा ओरिसाइट से स्टार्ट होता है। तो कहने मतलब यहाँ पे ये कि अगर ये निकल जाए यहाँ से किसी तरीके से, और इसमें कोई दूसरी किसी कॉपी तैयार करना हो, तो यहाँ लगा दो। लगाने के बाद ये अपना रिप्लिकेशन करता जाएगा, उसके साथ साथ इसका भी होता जाएगा, डिजायर्ड डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाएगा। जितनी बार रिप्लिकेशन करेगी उतनी सी कॉपी तैयार हो जाएगी। अगर इसको यहीं रख दोगे तो इसका हो जाएगा क्या? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। कुछ समझाया? ये कहानी है इसकी। अभी तो स्टार्ट किया है, देखो ये पूरी चीज यहाँ पे इसमें पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? बस आज यहीं तक कराएंगे भाई। हम टाइम जिससे टाइम पे आए टाइम छोड़ रहे हैं आपको, है? हाँ मेरा काम हो गया। आप होते तो ना होते तो, हमारा तो इतना पढ़ाना ही था, हम अकेले पढ़ लेते, पढ़ के चले जाते, है कि नहीं? कोई बात नहीं है।